नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारत के नए आयकर विधेयक 2025 पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये बिल अभी लोकसभा से पास हुआ है। बिल्कुल। और इसका इरादा है पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करना। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं इस पर। जी, तो आज का मकसद है इसके मुख्य बदलावों को समझना। वो सरकार का सिंपल फ्रेमवर्क क्या है, हाँ, वो एक एक्रोनिम बनाया उन्होंने। और इसका असर क्या हो सकता है आम लोगों पर, टैक्स पेयर्स पर। बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर दें हाँ। कि ये बिल टैक्स स्लैब या रेट्स नहीं बदल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ही कैपिटल गेन के नियम। और वो जो 7 लाख तक की आय पर छूट थी 25,000 की, वो भी वैसी ही है। हाँ, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो जारी रहेगी। अच्छा, तो फिर बड़ा बदलाव है कहाँ? बड़ा बदलाव है स्ट्रक्चर में, भाषा में। उसको मतलब सरल बनाने की कोशिश की गई है। सरल कैसे? जैसे शब्दों की संख्या देखिए, हम्म लगभग आधी कर दी है। पहले 819 धाराएं थीं, अब 536 हैं। चैप्टर्स भी 47 से 23 हो गए। अरे वाह, मतलब पढ़ने और समझने में आसानी होगी। उम्मीद तो यही है। और समझने में आसानी के लिए टेबल्स, फॉर्मूले ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, क्लैरिटी के लिए। ये तो सिंपल फ्रेमवर्क का एस यानी सरल और ई यानी कुशल दोनों में फिट बैठता है। बिल्कुल। और एक और बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। वो क्या? ये जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का चक्कर था ना, हाँ, वो तो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता था। उसे खत्म कर दिया है। हाँ? अब बस एक टैक्स ईयर होगा। अच्छा, उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, जैसे जो पहले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 कहलाता, अब वो सीधा टैक्स ईयर 2026 कहलाएगा। ओह, ये तो वाकई मतलब काफी सिंपल हो गया। तारीखें याद रखना आसान होगा। हाँ, टैक्स पेयर्स के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। तो भाषा और संरचना के अलावा प्रक्रियाओं में भी कुछ सहूलियतें हैं? हाँ, कई अच्छी चीजें हैं। जैसे अगर आपने देर से रिटर्न फाइल किया तो भी अब आपको रिफंड मिल सकेगा। पहले ये मुमकिन नहीं था। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। और टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें अगर कोई गलती सुधारनी है तो उसकी समय सीमा 6 साल से घटाकर 2 साल कर दिए। कारोबारियों को इससे मदद मिलेगी। 6 साल से 2 साल काफी कम कर दिया। और कुछ? फेसलेस असेसमेंट पे बहुत जोर है। फेसलेस मतलब टैक्स ऑफिसर से मिलना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, बिना आमने सामने आए। ये मॉडर्न और कुशल बनाने की कोशिश है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी शायद, और दखलंदाजी कम होगी। हाँ, इरादा तो यही है। और देखिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी सालाना प्राप्तियां 50 करोड़ से ज्यादा हैं, जी, उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये भी मॉडर्न की तरफ एक कदम है। और एमएसएमई मतलब छोटे उद्योगों का जो वर्गीकरण है, हाँ, उसे एमएसएमई एक्ट के साथ अलाइन कर दिया है। मतलब नियमों में एकरूपता आएगी। ये समावेशी इंक्लूसिव पहलू है। ये सब तो सकारात्मक बातें हुई, सहूलियतें बढ़ाने वाली। लेकिन कुछ चिंताएं भी तो उभर रही हैं। एक खास सेक्शन को लेकर काफी चर्चा है। आप धारा 24(7) की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पे मामला थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद हो जाता है। ऐसा क्या है इस धारा 247 में? ये धारा टैक्स अधिकारियों को तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की बहुत वाइड पावर्स देती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब आपके पर्सनल ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्लाउड स्टोरेज, यहां तक कि आपके फोन या लैपटॉप जैसे पर्सनल डिवाइस भी। अरे, पर्सनल डिवाइस तक पहुंच बिना किसी वारंट के? देखिए, बिल कहता है कि अगर टैक्स चोरी का पर्याप्त संदेह हो। पर्याप्त संदेह, ये तो काफी सब्जेक्टिव लग रहा है। इसका आधार क्या होगा? उदाहरण दिया गया है जैसे किसी की सोशल मीडिया पर दिख रही लाइफस्टाइल और उसकी डिक्लेयर्ड इनकम में बहुत बड़ा गैप हो। चिंता की बात यह है कि इसके लिए किसी पूर्व न्यायिक मंजूरी मतलब कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं बताई गई है। ओह, इसी वजह से इतनी चिंता है? हाँ, बिल्कुल। कुछ सांसदों ने और सोशल मीडिया पर भी निजता के उल्लंघन और मतलब इन शक्तियों के संभावित गलत इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट का राइट टू प्राइवेसी वाला जजमेंट भी है। हाँ, उसी के संदर्भ में इसे देखा जा रहा है। कुछ लोग तो इसे निजता का अंत तक कह रहे हैं। लेकिन सरकार या समर्थकों का क्या कहना है? इसका बचाव कैसे किया जा रहा है? उनका तर्क है कि जमाना डिजिटल है, तो टैक्स चोरी के तरीके भी डिजिटल हो गए हैं। तो जांच के तरीके भी आधुनिक होने चाहिए। पारंपरिक तरीके शायद अब उतने कारगर ना हों। अच्छा। और एक बात और है, आंकड़ों की। अप्रैल से अगस्त 2025 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले करीब 4% कम रहा है। 4% कम? हाँ, हालांकि पूरे साल का लक्ष्य 13% बढ़ोतरी का है, पर यह शुरुआती गिरावट हो सकता है एक वजह हो इस सख्ती के पीछे। हम बस तथ्य बता रहे हैं। समझ गई।
तो मतलब एक तरफ तो ये बिल प्रक्रियाओं को सरल डिजिटल बनाने का वादा कर रहा है, सिंपल फ्रेमवर्क के तहत। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ खासकर ये धारा 247 ये निजता और सरकारी निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल सही। एक तरह का विरोधाभास दिखता है। टैक्स पेयर्स के लिए शायद रिटर्न भरना, रिफंड पाना आसान हो जाए, लेकिन उन्हें अपनी डिजिटल फुटप्रिंट्स को लेकर ज्यादा सावधान रहना होगा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बदल रही है। और नई चुनौतियां भी ला रही है। हाँ, नैतिक और कानूनी दोनों तरह की चुनौतियां। तो अंत में सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यही है कि इस डिजिटल युग में टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और नागरिकों की व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा करने, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस बिल के लागू होने पर और इसके असल असर पर नजर रखनी होगी। जरूर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।